एवरीबॉडी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया, उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका प्रहार सीरीज के इस नए वीडियो में। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बायो की वीडियो लाया था ना, श्वसन वाला, उसमें बस ऑब्जेक्टिव था और कुछ सब्जेक्टिव था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव की ही आएगी। ठीक है, तो जो है नेक्स्ट वीडियो हो वाली। ठीक है, देखो इस अभी आज जो इसमें वही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको विषैली गैस क्यों बोला जाता है। ठीक है, या फिर आपको पता है जैसे पौधे हैं उनमें विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, तो फिर मनुष्य में भी विसरण क्रिया द्वारा क्यों नहीं हो पाती है, हमारे लिए क्यों इतना सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बताता हूं आपको आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको इंग्लिश में सीओ बोलते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को गैस को विषैली गैस क्यों माना जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको विषैली गैस क्यों माना जाता है। आपने शायद सुना भी होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो विषैली गैस है, उससे आदमी मर जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है मैं उसका रीजन बताता हूँ। ठीक है, देखो रक्त में, पहले मैं बताता हूँ फिर पढ़ता हूँ। जो रक्त का हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन उसी के साथ संयोजन करता है, तब जाता है फिर पूरे शरीर में। वैसे क्या होता है, जिस रूम में, अगर मान लो इस रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैली हुई है और जब हम सांस लेंगे तो हवा के साथ ऑक्सीजन तो जाएगा ही, साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है रक्त का, जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, वो ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, उसके साथ संयोजन करेगा, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें हीमोग्लोबिन से जुड़ने की संयोजन की क्षमता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को से जुड़ेगा और उसी को पूरे कोशिका में फैलाएगा। लेकिन कोशिकाओं को चाहिए क्या, ऑक्सीजन, जिससे वो और मिलेगा क्या उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिस वजह से क्या हो जाती है, वो मरने लगती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ठीक है, वही रीजन है। देखो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ की संयोजन की क्षमता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसकी दोस्ती हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, जिससे जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो हीमोग्लोबिन उसी के साथ घूमने चला जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, कार्बन रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के संयोजन की क्षमता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजन क्षमता कम होती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोजन नहीं कर पाता है, जिससे वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाता है, जिससे कोशिका में ऑक्सीजन घट जाता है और वह मरने लगती है। जिससे क्या होता है, कोशिका में ऑक्सीजन कम हो जाता है और वह मरने लगती है। ठीक है, इसीलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड में शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सीओ, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को विषैली गैस कहते हैं। ठीक है, ये आप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। सब्जेक्टिव 2 नंबर में आता है, क्यों बोला जाता है, बस एकदम एग्जैक्ट रीजन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन वही होता है जो हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर उसे कोशिकाओं में ले जाता है, जहां कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना कार्य करती है और ऊर्जा निर्माण करती है। ठीक है, देखो मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन वह वाहक है जो फेफड़े से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में इसका स्तर 12 से 18 ग्राम प्रति डीएल यानी कि डेसीलीटर होता है। ठीक है, व्यक्ति में इसके कमी से श्वसन संबंधी कठिनाइयां, थकावट एवं ऊर्जा की कमी महसूस होती है। इसी को बेसिकली एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें श्वसन, सांस लेने में कठिनाई होती है, थकावट होती है और ऊर्जा की कमी। खुद ही सोचो ना, ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो एक गाड़ी है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, जैसे मान लो ये वाले हैं सब, ये एक गाड़ी है, ट्रेन है, ट्रेन, ये है रक्त का हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें भरे है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन सब है, ये सब जाएगा कोशिका के पास, जिससे कोशिका में श्वसन होगा और
पचे भोजन में टूटेगी और क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, ऑक्सी मतलब हीमोग्लोबिन जो है कम हो गया, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, मान लो ये कम हो गया, तब तो दुइये को डिब्बा में जा रहा है ना, पहले 3 को डिब्बा में जाता था तो ज्यादा होता था, अब तो कम हो रहा है, तो वो ऊर्जा कम निकलेगी, थकावट तो होगा ही, ऊर्जा की कमी महसूस भी होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के सॉरी हीमोग्लोबिन की कमी से सांस लेने में कठिनाइयां, थकावट और ऊर्जा में कमी महसूस होती है, इसी को क्या बोलते हैं, एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ये दूसरा क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ आपको तीसरा, अभी बताता हूँ मैं आपको तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन है ना, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा क्यों नहीं होती है। बाकी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव वगैरह, उन सब में ऑक्सीजन के लिए विसरण होता है, विसरण द्वारा उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी, उसी से वो शोषण कर लेंगे। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा क्यों नहीं होता है, उसमें भी क्यों नहीं विसरण दे दिया जाता है। देखो एक छोटे सी चीज से समझना, पहले बताता हूं आपको। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें जीवन संबंधी क्रिया, मतलब जीवन में जितने भी काम करने होते हैं ना आगे डेली लाइफ में, उन सब के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, इसी के लिए क्या होता है, एक विशेष अंग या अंग तंत्र विकसित होता है जो सब काम करता है। ठीक है, जैसे शायद अगर आप गेम खेलते होगे, ठीक है, फ्री फायर पबजी वगैरह, तो उसमें जब ऐसे छोटे मोटे बंदों से निपटना होता है तो खुद ही निपट लेते हो। ठीक है, लेकिन जब अच्छे लेवल के प्रो लेवल के बंदे से निपटना होता है ना, तो फिर क्या करते हो, आप बुलाते हो आप अपने टीममेट के भी प्रो बंदे को। ठीक है, समझ रहे हो। या फिर ऐसे भी कि जैसे संडे वगैरह के दिन घर के जो छोटे मोटे काम है वो पापा ही कर लेते हैं, जैसे बोर्ड सही करना, ठीक है, गाड़ी सही कर लेना, वो खुद पापा ही कर लेते हैं। लेकिन जब वो चीजें खराब हो जाती हैं या फिर जब उसकी और अधिक आवश्यकता होती है तो मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, मतलब एक अधिक विकसित अंग तंत्र तैयार होता है। सेम वही चीज देखो, बहुकोशिकीय जीवों में जीवन संबंधी कार्यों के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होगी तो फिर इसके लिए विशेष अंग चाहिए होंगे, और जो एक कोशिकीय जीव वगैरह है उनमें अधिक ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, इसलिए नहीं होते हैं उसमें। यही रीजन है। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन में जब ऐसे रीजन वाला क्वेश्चन है ना, तो लास्ट में जरूर लिखना कि यही कारण है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा नहीं होती है। ये मत लिख देना, मतलब जो क्वेश्चन होगा ना उसको एक बार लिख देना। ठीक है, ऐसे करके यही कारण है कि ये डैश डैश डैश। ठीक है, देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुकोशिकीय जीवों में जीवन संबंधी कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग विकसित होते हैं। यही कारण है कि उसमें विसरण द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है। ठीक है, ये तो खैर तीसरा क्वेश्चन है, बाकी मैं बताता हूँ आपको चौथा क्वेश्चन। देखो अभी देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कि किण्वन कहाँ होता है, तो ईस्ट में। ठीक है, और किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और ये कहाँ होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट के तो विखंडन से, मतलब पायरुवेट को इथेनॉल और प्लस CO2 में परिवर्तित किया जाता है, और यह तब होता है जब जो ईस्ट है वो जाइमेज एंजाइम के फलस्वरूप, ईस्ट द्वारा जाइमेज एंजाइम के फलस्वरूप क्या होता है, ये संपन्न होता है। ठीक है, ईस्ट द्वारा जाइमेज एंजाइम के फलस्वरूप संपन्न होती है। बस वो मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। फिर से बताता हूँ, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। उत्तर, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट को इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित किया जाता है, और यह प्रक्रिया ईस्ट के द्वारा जाइमेज एंजाइम के फलस्वरूप संपन्न होती है। मतलब किण्वन में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एंजाइम, तो जाइमेज एंजाइम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं आपको, ऑब्जेक्टिव पकड़ना सब्जेक्टिव से। एंजाइम तो जाइमेज एंजाइम कहां होती है, तो ईस्ट की कोशिकाओं में, और पायरुवेट बदलता किसमें है, इथेनॉल और CO2। या फिर ये भी पूछ सकता है कि जब किण्वन होता है तो उसमें कौन इथेनॉल तथा CO2 बदलता है, तो पायरुवेट बदलता है। ठीक है, बदलता कौन है, पायरुवेट। किस चीज में बदलता है, इथेनॉल प्लस CO2 में, और पायरुवेट को बदलता कौन है, उसको बदलने वाला, तो ये जाइमेज एंजाइम कहां, तो ईस्ट में। ठीक है, चलो ये रहा। अब मैं बताता हूं आपको 5वां क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन जिसमें मैं बताता हूं आपको ग्लाइकोसिस। ठीक है, ग्लाइकोसिस क्या है? क्वेश्चन है ग्लाइकोसिस से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर एक लाइन में बहुत आसान है, जो आप समझते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो ग्लाइकोसिस क्या है। ग्लाइकोसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु को कोशिका द्रव में उसका आंशिक विखंडन होता है, जिससे पायरुवेट अम्ल तथा दो अणु एटीपी के बनते हैं। यही प्रक्रिया क्या होती है? ग्लाइकोसिस होती है। आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें एक चार्ट बनाया है, उसमें दिखाया भी है, उसी को ग्लाइकोसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिस क्या है मैंने लिखवा दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लो, कॉपी में नोट डाउन करना। ठीक है, चलो ग्लाइकोसिस क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु को कोशिका द्रव के अंदर उसका आंशिक विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पायरुवेट अम्ल तथा दो अणु एटीपी के बनते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन ना, पांचवें एपिसोड। एक दो और शॉर्ट कराता हूं, फिर आपको एक लॉन्ग कराऊंगा। लॉन्ग में देखो जो है ना मानव श्वसन, वहां पे एक वीडियो है जो आपको दिख रही है। इस वीडियो में मैं आपको फेफड़ा के बारे में उसका संरचना बना के बताया हूं। एक क्वेश्चन आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि मानव के श्वसन तंत्र का निम्नांकित वर्णन चित्र बना के मतलब दिखाया, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, तो आप वहां से बस फोटो बना लेना। अगर वो पूछे कि वर्णन की आवश्यकता भी है और फोटो भी बनाए, मतलब चित्र भी बनाए, तो अभी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा दोनों। ठीक है, तो इसके लिए आप वो वीडियो देख लेना जरूर। बाकी इसमें जो बचता है मैं आपको बताता हूँ। चलो आप देखते हैं छठा क्वेश्चन। अभी मैं बताता हूँ आपको छठा क्वेश्चन जो है श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखो श्वासोच्छ्वास बहुत सिंपल चीज है, इसको इंग्लिश में ब्रीथिंग बोलते हैं। मतलब वायुमंडल से सांस मतलब लेना। ठीक है, श्वसन अंगों द्वारा वायुमंडल से सांस लेना, वायु को लेना, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वही क्या है? श्वासोच्छ्वास है। श्वसन अंगों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वही क्या है? श्वासोच्छ्वास। इसको इंग्लिश में ब्रीथिंग बोलते हैं। श्वसन वो अलग है और ये श्वासोच्छ्वास ये अलग है। आप में ऑब्जेक्टिव भी आता है कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यही श्वासोच्छ्वास। या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हो कि सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा मतलब अच्छा टाइप में लिखवाया गया आपको कि श्वसन अंगों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ना, इसे क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन। अभी मैं कराता हूँ आपको दो तीन और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको कराता हूँ एक लॉन्ग क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो सातवां क्वेश्चन में मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। ये भी क्वेश्चन आप में बहुत बार पूछा गया है, सभी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ये और कुछ आगे पूछे जाने वाले थे। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो थी ना, उसमें मतलब प्रहार सीरीज की सेकंड वीडियो, शायद हाँ सेकंड वाली वीडियो, उसमें मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव लिखवाया हूँ 3-4। मतलब इस चैप्टर से आपको 11-12 सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव भी है 12-13। वो जगह अब ज्यादा आएंगी ना, 12 सब्जेक्टिव है इस चैप्टर से। ठीक है, और एक लॉन्ग वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट में बताऊंगा। देखो पहले मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंगों के नाम लिखे। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य। मछली का हो जाएगा गिल्स, मच्छर का ट्रेकिया, केचुआ का त्वचा और मनुष्य का फेफड़ा। ठीक है, ये है क्या? उनके श्वसन अंग। कंफ्यूज नहीं होना। देखो मनुष्य भले नाक से श्वास लेता है, जब हम सांस लेते हैं ऐसे भले नाक से लेते हैं, लेकिन हमारा जो श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़ा। यहाँ पे जो है ना फेफड़ा वो है। ठीक है, चलो ये मैं हटाता हूँ और बताता हूँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चन। और फेफड़े का नामांकित चित्र वाला जो क्वेश्चन था, मैंने बताया था ना जो वीडियो, वो देख लेना। ठीक है, और अभी बताता हूँ आपको कि मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ इसके नेक्स्ट पैनल। देखो देखते हैं आज का जो है आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मनुष्य की श्वसन क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य की जो श्वसन क्रिया है उसके बारे में बताना है आपको, और बेसिकली क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। श्वसन क्रिया मतलब दो क्रिया होती है थी ना, जो मैंने बताया था आपको, प्रश्वास और उपश्वास। ठीक है, प्रश्वास में क्या होता था? एक होता है डायफ्राम, एक होता है डायफ्राम। ठीक है, मान लो ये हमारा फेफड़ा है, उसके नीचे होता है ऐसे डायफ्राम, गुंबद आकार का। ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है, पर चलो ऐसे बता दूं आपको, वो गुंबद आकार का होता है। ठीक है, ऐसे फेफड़े पे प्रेशर पड़ा होता है। प्रश्वास में क्या होता है? जब ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, तो जब नीचे जाएगा तो ये जो फेफड़ा है इसके पास तो अब ज्यादा जगह हो गया, नहीं तो ऐसे दाबे होता था। जब ये नीचे जाता है ये डायफ्राम,
तो क्या होता है, ये फैलता है, ठीक है, ये फैलता है। अब देखो जब ये फैला है तो इसका तो एक आयतन बढ़ा, बढ़ा ना आयतन, पहले इतना था अब इतना हो गया है, आयतन बढ़ा। और दूसरा जब आयतन बढ़ता है तो दाब इस पे का क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, आयतन बढ़ा और दाब घट गया, जिससे क्या होगा, वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे नाक द्वारा फेफड़े में आएगी। यह है प्रश्वास, मैंने लिखवाया था ना, प्रश्वास, ठीक है, पहले बताता हूँ फिर लिखवाता हूँ। उसके बाद आता है कहाँ गया, उपश्वास। उपश्वास में क्या होता है, ये था फेफड़ा ऐसे फूला हुआ था, डायफ्राम था नीचे, था ना, नीचे खसक गया था। अब ये डायफ्राम पुनः वैसे ऊपर चढ़ेगा और फेफड़े को ऐसे दाबेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर चढ़ा। जब क्या होता है, ऐसे डायफ्राम ऊपर चढ़ता है, ये फेफड़ा को दाबता है, मतलब इसका आयतन फेफड़े का फिर से घट जाता है और फेफड़ा क्या होता है, पिचक जाता है, और जो हमारे फेफड़े में CO2 युक्त हवा होती है वो बाहर चली जाती है। यही घटना है क्या, प्रश्वास और उच्छ्वास। देखो मैंने लिखा है, मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। एक नंबर मतलब सॉरी उत्तर ऐसे ही जगह छोड़ के लिखना है। और मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रश्वास तथा उच्छ्वास, यानी कि मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रश्वास तथा उच्छ्वास, इन्हीं दोनों के फलस्वरूप जो मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है। अब देखो प्रश्वास के बारे में लिखेंगे तो इसको ब्लू से लिख के और ऐसे ब्लैक से अंडरलाइन कर देंगे, जैसे मैंने किया ना वैसे ही, ठीक है। और फिर प्रश्वास के बारे में लिखेंगे, लिखेंगे डायफ्राम के नीचे खसकने से, ये डायफ्राम है जो नीचे, अरे कहाँ रखो यार इसको, देखो जैसे डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे खसकने से फेफड़े का आयतन बढ़ता है, वही सेम चीज, डायफ्राम के नीचे खसकने से फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़े का दाब जो है घट जाता है। मैंने बताया था ना, जब से नीचे चला गया तो इसको दाब नहीं रहा है, मतलब इस पर दाब नहीं पड़ रहा, दाब घट गया और फेफड़े का आयतन बढ़ गया, फेफड़ा फूल गया, आयतन जो है घट जाता है। इसी घटे दाब को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे नाक द्वारा फेफड़े में आ जाती है, जगह बढ़ जाता है, दाब घट जाता है। तो जब दाब घटता है तो इसी घटे दाब को पूरा करने के लिए ना ऑक्सीजन से सॉरी वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा नाक द्वारा हमारे फेफड़े में आ जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रश्वास। अब देखो उच्छ्वास क्या है, डायफ्राम को पुनः गुंबद आकार में आने से फेफड़े पर दाब बढ़ता है और आयतन घट जाता है। ऐसा नीचे चला गया था, फिर आएगा तो फेफड़े का क्या करेगा, इसको दाबेगा, तो फेफड़ा फिर छोटा हो जाएगा, यानी कि इसका आयतन घटेगा और दाब बढ़ेगा, दाबेगा दाब बढ़ेगा, और सिकुड़ेगा तो आयतन कम होगा। तो वही आयतन कम होता है और दाब बढ़ जाता है। डायफ्राम के पुनः गुंबद आकार में आने से फेफड़े पर दाब बढ़ता है और आयतन घटता है, जिससे फेफड़ा सिकुड़ता है और फेफड़े से CO2 युक्त हवा नाक द्वारा बाहर हो जाती है, ठीक है। यह क्रिया है, श्वसन की क्रिया है दोनों। ये 5 नंबर में आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी फिजिक्स चैप्टर 1 का, पहले आएगा ऑब्जेक्टिव फिर आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।